स्टार्ट करते हैं आज का ड्रामा द डबल ड्रामे का एपिसोड नंबर 6। हम देखते हैं कि तीसरी महिला रोमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ी होती है। इनके शरीर पे एलर्जी के निशान हो गए होते हैं। सभी लोग यहाँ पे चिंतित होते हैं। उनकी सौतेली माँ कहती है कि देखिए इसके शरीर पे कैसे चकत्ते के निशान हो गए हैं। जियांग पिताजी जियांग जो होते हैं वो कहते हैं ये सब कैसे हो गया। तो सभी लोग कहते हैं कि क्या कोई वहाँ पे चंदन लेकर आया था, क्योंकि चंदन के टुकड़े से इन्हें एलर्जी है। सभी लोग नाना में सर हिलाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो सौतेली माँ होती है वो इशारा करती है। इनके इशारा करते ही वहाँ पे नौकरानी बैठ जाती है डर के मारे और कहती है कि ये मेरी ही गलती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनके बालियों में ही चंदन है, क्योंकि जब से इन्होंने बालियां पहना है तब से इनके पूरे शरीर पे ऐसे चकत्तों के निशान आ गए हैं। पिताजी कहते हैं ठीक है फिर ये बालियां उतरवाओ, और बालियां उतार कर उसमें देखते हैं तो उसमें सच में चंदन के 2 टुकड़े होते हैं। जिसके बाद से वो पूछते हैं कि ये बालियां कौन लाया, तो वो लोग बताते हैं कि ये बालियां कोई और नहीं बल्कि दूसरी महिला जियांग लेकर आई हैं। पिताजी कहते हैं कि जियांग आप ऐसा कैसे कर सकती है। नौकरानी कहती है कि मालकिन मतलब दूसरे नंबर की मालकिन, मैं मानती हूँ कि आप हमारी मालकिन को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन फिर आपको ऐसा घृणित कार्य करने की क्या ही आवश्यकता थी। सभी लोगों को आरोप लगाने लगते हैं। पिताजी वे भी पूछने वाले होते हैं तो इतने में जियांग कहती है, जियांगली कहती है कि पिताजी आप एक काम कीजिए, आप बस कुछ समय के लिए बाहर चले जाइए। देखिए मैं ना जब जैनब हॉल में रही थी तो मेरे शरीर पे भी ऐसे कुछ चकत्तों के निशान हुए थे और मैं इसका इलाज जानती हूँ। पिताजी सौतेली माँ कहती है कि लेकिन कैसा इलाज, तुम जो कुछ भी जानती हो हमारे सामने करो। तो वो कहते हैं कि पिताजी प्लीज़ आप मुझ पर भरोसा रखिए। सौतेली माँ से कहती है कि माँ आप प्लीज़ मेरे बात पर भरोसा रखिए, कृपया थोड़ी समय के लिए बाहर चले जाइए। पिताजी और आपके होते हुए मैं कुछ भी गलत नहीं कर पाऊंगी, मतलब इसके साथ मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। माता जी को ना चाहते हुए भी पिताजी के साथ बाहर जाना पड़ता है, मतलब सभी लोग बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद से जियांगली अपनी बहन से कहती है, जियांगली कहती है अपनी बहन से कि देखो बहन, मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारा लाइमलाइट चुराऊं, लेकिन बड़ी बहन होने के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती थी। लेकिन बात ये यहाँ फंसी कि उन लोगों ने मुझे जाने ही नहीं दिया। कुछ लोग जानबूझकर मुझे तुम्हारे समारोह में जाने नहीं दे रहे थे, इसीलिए मैं लेट से पहुंची और ये सब कुछ हो गया। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये जो चकत्ते हैं ये तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे शरीर पे पड़े हैं, क्योंकि तुम्हें चंदन से एलर्जी है, तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी तुमने चंदन वाली बालियों को पहन लिया। वो कहती है कि इन सबसे इसका क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम। तो यहाँ पे जियांगली बताना शुरू करती है, कहती है कि देखो मैं अच्छे से जानती हूँ मेरे पास जो 2 नौकरानियां काम करती हैं ये उन्हीं दोनों का काम है, और वो दोनों नौकरानियां मेरे अंडर में तुम्हारी माँ के कहने पे ही आई हैं। अगर मैं उनसे पूछताछ करूंगी तो वो मेरे ही ऊपर आरोप लगाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ये सारा पूछताछ दादी के सामने होगा तो दादी तो भरोसा करेंगी ना मेरे ऊपर, थोड़ा बहुत भरोसा तो होगा। उसके बाद से तुम्हारी माँ को अच्छे से पता है कि उन सब नौकरानियों ने तुम्हारी माँ के कहने की वजह से ये सब कुछ किया, तो तुम्हारी माँ उन्हें रोकने की कोशिश करेंगी और कहेंगी कि अगर कोई भी बात होती बेटी जियांगली तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था, और इस तरीके से मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि तुम अच्छे से जानती हो इन सब के कारण तुम और तुम्हारी माँ हो। और अगली बात यह है कि जो वो बालियां हैं वो वाली बालियां बिल्कुल नहीं है जो मैं लेके आई हूँ। मैं वहां से बालियां लेकर आई थी, वो 20 टेल्स में थे, और जबकि ये बालियां अच्छी गुणवत्ता के नहीं है। दादी एक नजर देखते ही पहचान जाएगी कि वो उस दुकान की बालियां नहीं है, तो इस तरीके से तुम लोगों का सच पकड़ा जाएगा। जिसके बाद से जब बालियों की जांच की जाएगी, जब दादी उस बालियों की जांच करेंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये वो बालियां नहीं है जो मैं लेकर आई थी, जिससे कि सच्चाई का पता लग जाएगा। तीसरी लेडी कहती है लेकिन ये सब संभव कैसे है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। वो कहती है सबूत की बात, मैं जानती थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा, आप लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे, इसीलिए मैंने पहले ही अपनी नौकरानी टोंग को उन दोनों नौकरानियों के पीछे लगा दिया था, और उसने देख लिया था उसे नकल करने वाली दुकान पे जाते हुए कि वो बालियों की नकल करके लाई है। और अगली बात यह है कि वो दोनों नौकरानियों में से एक नौकरानी को मैं बहुत ज़्यादा तोहफा देती हूँ, जिसकी वजह से दूसरी वाली उससे बहुत ही ज़्यादा जलस रहती है और उससे छुटकारा पाने के बारे में वो जरूर सोचेगी। तो जब ये सारा फैसला होने लगेगा और वो नौकरानी मेरे ऊपर आरोप लगाने लगेगी, तो दूसरी वाली नौकरानी निश्चित रूप से चाहेगी कि वह उस नौकरानी से छुटकारा पाले और वो सारी सच्चाई उगल के रख देगी और ये सारा कुछ उसके ऊपर मर देगी सारा दोष, जिसके वजह से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और वो नौकरानियां हाथ से निकल जाएंगी। मतलब हाँ, इनको पूरी अच्छे तरीके से डरा देती है तीसरी महिला को कि देखो क्या क्या हो सकता है। वो सारा सच्चाई खोल कर रख देती है, क्योंकि इससे तो सब कुछ जियांगली को सब कुछ मालूम होता है। जिसके बाद से हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे माता जी कहती है कि वो लोग पता नहीं कैसे बात कर रहे होंगे, हमें अंदर जाके देखना चाहिए। तो उनके पिताजी कहते हैं कि अब दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, तो हम दोनों को आपस में बातें कर लेना चाहिए ताकि वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से समझ बुझ लें। माँ कहती है कि मुझे पता है कि वो बड़े हो गए, लेकिन जेनब हॉल में उसने पता नहीं क्या सीखा होगा, मुझे चिंता हो रही है कि पता नहीं वो कैसी होगी, क्या कर रही होगी। जिसके बाद ये लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो अंदर से जियांगली खुद बाहर आती है और पिताजी से कहती है कि पिताजी अब सब कुछ ठीक है, आप अंदर जाइए, आप बात कर लीजिए। जिसके बाद से पिताजी अंदर जाते हैं और माता जी जाती हैं, लेकिन अपनी बेटी की तरफ ताक कर घुरेड़ कर मतलब मुस्कुराते हुए जाती है कि ये क्या ही कर पाएगी। जिसके बाद से जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं
तो जो तीसरी महिला वो कहती, उनसे पिताजी पूछते हैं कि यार तुम ठीक तो हो ना। तीसरी महिला बताती है कि पिताजी मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, बस मुझे थोड़ा सा आराम करना है। और हाँ, बालियों को लेकर हम लोगों को थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। माँ पूछती है क्या गलत फहमी। वो कहती है माँ मुझे नहीं पता, बस मुझे थोड़ा आराम करने दो। जिसके बाद से वो आराम करने का नाटक करने लगती है और बाकी सभी लोग चले जाते हैं। सभी लोग के जाने के बाद माँ पूछती है तीसरी महिला से, पूछती है कि क्या हुआ बेटा, सब कुछ बदल क्यों गया, मतलब तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है कि माँ जिन नौकरानी को अपने काम के लिए भेजा है ना, वो सब मदद से ज्यादा मुसीबत है। इतना कह के वो दूसरी तरफ ना मुंह फेर के सो जाती है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि ये सारा मामला दादी तक पहुंचता है और कहा जाता है कि ये सब मामला गलतफहमी के कारण फैल गया था, जो कि सब कुछ ठीक हो गया। दादी माँ कहती है ठीक है, फिर जियांगली दादी माँ के पास आती है। तो दादी माँ कहती है कि आइए, हमने आपके लिए नाशपाती का सूप बनाया, तो सोचा आपको भी बुला ले। वो कहती है धन्यवाद दादी माँ। दादी माँ अपने पास बैठाती है और नाशपाती का सूप देते हुए कहती है मैंने सुना कि तीसरी महिला बीमार है। तो वो कहती है हाँ दादी माँ, बस वो थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी उसकी, और कुछ ज्यादा बात नहीं है। तो वो कहती है मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ। उसके बाद से इशारा करती है, तो वहाँ से दोनों नौकरानियां चली जाती है, मतलब दादी माँ की नौकरानी और टोंग दोनों लोग चली जाती है। दोनों लोग के जाने के बाद दादी माँ कहती है जो कुछ भी सच्चाई आप मुझसे बता सकती हो। तो यहाँ पे जियांगली कहती है दादी माँ इसमें किसी और की नहीं बल्कि मेरी नौकरानियों की गलती थी, उनसे गलती हो गई थी, इसीलिए मैंने इस मामले को ठीक कर दिया। और आप चिंता मत कीजिए, जो माँ है ना मेरी सौतेली माँ, वो उन नौकरानियों को सजा जरूर देंगी। तो वो कहती है आप बहुत ही ज़्यादा होशियार हो गई हो। दादी माँ कहती है आप बहुत होशियार हो, तुमने इन सब मामलों को इतने आसानी से सुलझा दिया। जिसके बाद से वो कहती है मैं जानती हूँ जियांगली कि वो जो दोनों नौकरानियाँ हैं वो तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे महल में, मतलब तुम्हारे घर पे भेजा है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। और अपनी नौकरानी झांग को बुलाती है, कहती है झांग आओ। तो उनकी नौकरानी आती है, कहती है कि इनके महल में जाओ और यहाँ से उन दोनों नौकरानियों को निकाल दो। जियांगली कहती है कि दादी माँ इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो कहती है दादी माँ की तुम चिंता मत करो, मैंने मन बना लिया। जिसके बाद से हम उन दोनों नौकरानियों को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं कि दूसरी महिला यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे जो चाहे वो कर सकते हैं। तब यहाँ पे कुछ सैनिक, मतलब कुछ लोग आ जाते हैं जो कि नौकरानियों से कहते हैं नंबर 1 नंबर 2 की नौकरानी, वो कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तो वो लोग कहते हैं हम तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं। जिसके बाद से उन्हें जबरदस्ती पकड़ के ले जाया जाता है। दोनों नौकरानियां चीखती हैं कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने क्या किया है, हमने कोई गलती नहीं की है। मैडम झांग आती है, कहती है कि इन दोनों उपद्रवियों को यहाँ से पकड़ के बाहर ले जाकर फेंक दिया जाए। दोनों उपद्रवी वहीं पर घुटनों के ऊपर बैठ जाती है और माफी मांगने लगती है कि हमसे क्या गलती हो गई, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती है। इन दोनों को खींच के ले जाया जाता है। ये नौकरानियां तो घर से बाहर निकलने का, मतलब गेट से बाहर आने की कोशिश ही नहीं कर रही होती, मतलब आ ही नहीं रही होती, इन्हें खींच के ले जाया जा रहा होता है। यहाँ पे जियांगली आती है अपनी नौकरानी टोंग के साथ। तो मैडम झांग कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, दादी माँ ने आदेश दिया है, मैं कल कुछ नौकरानियों को भेज दूंगी, आप जिसे चाहिए उनसे अपने पास रख लीजिए। जियांगली मैडम कहती है कि धन्यवाद दादी झांग, और फिर कहती हैं कि दादी झांग आइए हमारे साथ चाय पीजिए। तो वो कहती है दादी झांग की नहीं मैं अभी जा रही हूँ, मैं बाद में कभी आपके पास आऊंगी चाय पीने के लिए। तो कहती है धन्यवाद, और दादी का भी धन्यवाद। जिसके बाद से मैडम झांग चली जाती है और यहाँ पे आते हैं रो, यानी इनके चचेरे भाई चचेरा भाई। तो चचेरा भाई कहता है कि जियांगली दीदी आपने ऐसा क्या किया, क्योंकि दादी माँ कभी भी किसी के बीच में, मतलब किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करती है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने आपके लिए कदम उठाया। पहली बार ऐसा हुआ है कि घर के मामलों में उन्होंने कदम उठाया और आपके लिए उन्होंने न्याय किया और उन दोनों नौकरानियों से आपको छुटकारा दिलाया और आपको नई नौकरानियां भी पड़ोसी। आपको पता है दादी माँ अगर मतलब जानती हैं अच्छी तरीके से कि बड़ी माँ यानी कि जो आपकी सौतेली माँ वो अच्छी नहीं है, वो कैसे कैसे चाल चलती है, लेकिन फिर भी इतना जानने के बाद भी दादी माँ कुछ नहीं कर पाती। लेकिन इस बार पहली बार है जब दादी माँ ने आपका साथ दिया है। तो वो कहती है कि हाँ इसके लिए वैसे तुम्हारा भी धन्यवाद, क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी वहाँ पे सेरेमनी में जाने में। तो वो कहता है हाँ ठीक है, वैसे मैंने सुना है कि आपकी चाय बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो आप चलो ना मुझे चाय पिलाओ। चलो चलो चलते हैं। और ये लोग चाय पीने के लिए चले जाते हैं। दादी माँ को देखते हैं कि उनकी नौकरानी आकर बताती है कि मैंने मामला संभाल लिया और उन दोनों नौकरानियों को सबक सिखा दिया। दादी माँ कहती हैं कि उसकी सौतेली माँ अच्छे से जानती है कि वो कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रही है, मतलब इतने आसान तरीके से उसने सारे मामलों को सुलझा लिया, फिर भी उनकी सौतेली माँ उसे चैन से जीने क्यों नहीं देती। खैर कल जो दो नौकरानियां उसके पास जाने वाली हैं, मतलब जो नौकरानियां उसके पास जाने वाली हैं, ख्याल रखे कि वो अच्छी हो और ईमानदार हो, और हाँ जैसा वो चाहे बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। जिसके बाद से हम सौतेली माँ को देखते हैं जो कि मंत्रा से बातें कर रही होती है। वो मंत्रा से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि दादी माँ ने इस मामले की जांच क्यों करवाई और उन नौकरानियों को भी सजा दिलाई। जिसके बाद से मंत्रा कहती है कि वैसे दादी माँ ने उन नौकरानियों को सजा तो दिलाई, लेकिन उन्होंने आपके ऊपर हाथ नहीं पहुंचाया, मतलब वो आपके तक पहुंचने में असफल रही वो, या फिर वो नहीं पहुंची बस इसलिए क्योंकि वो चाहती है कि शायद आपसे अनबन ना हो, इसीलिए वो ये सब कर रही हैं। तो वो कहती है कि चूंकि उसने सारी सुर्खियां बटोर ली, मतलब वयस्क समारोह में दूसरी बेटी मतलब जियांगली गई और सारी सुर्खियां वो बटोर ली, एकदम मेन बन गई। उसके बाद से उसके बालों को मुझे सजाना पड़ा, चूंकि अब मैं उसकी माँ बनी गई हूँ तो माँ का फर्ज तो मुझे निभाना ही होगा। उसके बाद से मुस्कुराती है मंत्रा, कहती है आप क्या सोच रही हैं। तो वो कहती है कि वही मैं सोच रही हूँ कि जियांगली की अब शादी करा दी जाए। आगे हम देखते हैं कि दादी माँ द्वारा भेजी गई एक नौकरानी आती है और वो जो मैडम होती है वो बताती हैं कि ये दादी माँ द्वारा भेजी गई नौकरानी है और इनके जन्म की पूरी कुंडली है, आप इन्हें देख लीजिए और अगर आप इन्हें रखना चाहती हैं तो आप बता दीजिएगा। जिसके बाद से वहाँ से चली जाती है। इनका नाम होता है बाइजू। बाइजू से पूछती हैं मैडम जो जियांग होती हैं, वो जब उनका जन्म तिथि पूछती हैं तो वो कहती है कि तुम्हारे जन्म समय में लिखा है कि तुम जहुआ गाँव से हो। तो वो कहती है जी मैडम। तो वो कहती है कि मुझे एक बात पूछना है, वहाँ पे एक लड़की है जिसे मैं जानती हूँ। तो वो कहती है कि हाँ बताइए ना। तो वो उसका नाम मैडम जियांगली बताती है कि जहुआ गाँव में एक हाईतांग नाम की
लड़की है जो कि 20 वर्ष की है और उसका एक छोटा भाई भी है। तो यहाँ पे ये कहती है, जू कहती है कि देखिए मैडम, मतलब मुझे इस नाम का तो कोई व्यक्ति नहीं मिला, मतलब मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ मेरे माता पिता निश्चित रूप से जानते हैं क्योंकि वो उस जहुआ गाँव में बड़े सालों से रह रहे थे, मतलब कई सालों से रह रहे हैं। तो मैं उन्हें चिट्ठी लिखूंगी और हाईतांग के बारे में जरूर पूछूंगी, जिसके बाद से वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद से टोंग पूछती है, मैडम आप हाईतांग के बारे में क्यों पूछ रही हैं? तो वो बताती है कि हाईतांग मेरी नौकरानी थी और जिस रात वो घटना हुई उस रात हाईतांग वहीं पे मौजूद थी और उसने सब कुछ देखा था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ तो जानती है क्योंकि उसके बाद से उसे नहीं देखा गया। तो हो सकता है कि वो उस मामले के बारे में कुछ जानती हो। अगर वो मुझे मिल जाए तो शायद मैं इस मामले की जांच करके सच्चाई का पता लगा सकती हूं। आगे हम पिता जियांग को देखते हैं जो कि जाते हैं अपने पत्नी से मिलने, मतलब हाँ जियांगली के सौतेली माँ से। उनसे मिलते हैं तो वो देखते हैं कि वो सिलाई विलाई कर रही होती है और उनके हाथों में जो है सुई चुभ जाती है। तो वो जाते हैं, कहते हैं आप ठीक तो है ना? तो वो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। वो कहते हैं कि अगर ये सब काम करना है तो आप नौकरों को कह दीजिए कीजिए, वो सब कर लेंगे। वो कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी शादी के पहले मैंने ये सब काम सीखा नहीं था, शादी के बाद ही ये सब धीरे धीरे मैंने सीखा है। तो थोड़ी कठिनाइयाँ तो आती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं धीरे धीरे सब कुछ सही कर दूंगी और सब कुछ सीख ही रही हूँ और ठीक ठाक हो ही जाता है। उसके बाद से उन्हें बैठाती है, कहती है कि आपने जितना कुछ हमारे परिवार के लिए किया है वो सब के आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। उन्हें चाय पिलाती है। उसके बाद से कहती है कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई, मैं ली के लिए अच्छे से प्रबंधन नहीं कर पाई, मतलब जियांगली के बारे में बात कर रही होती है। वो कहते हैं मैं चाहती हूँ ना कि जियांगली की शादी हो जाए क्योंकि वो जन्म हॉल में रही है लेकिन फिर भी वो सौम्य है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुशील है। और कहती हैं कि मैंने एक लड़के को देखा है, मुझे लगता है कि मंत्रालय के सचिव के बेटे की उसके लिए वो रिश्ता सही है। कहते हैं कि लेकिन उनका परिवार इतना ज़्यादा प्रतिष्ठित नहीं है। तो यहाँ पे सौतेली माँ बात बनाते हुए कहती है कि देखिए हमारी बेटी जन्म हॉल में पढ़ी है, हालांकि उसको हमने कोई भी शिक्षा नहीं दी है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। तो अगर हम बहुत बड़े परिवार में उसकी शादी कराएंगे तो वो लोग बड़े परिवार वाले शादी तो कर लेंगे आपके नाम के, लेकिन उसके बाद से उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। और ये जो झाओ है ये छोटा परिवार है, आपसे मतलब प्रतिष्ठित, आपसे ज़्यादा प्रतिष्ठित नहीं है, आपसे कम प्रतिष्ठित है। तो इस वजह से वो हमारा आदर करेंगे और हमारे आदर के अनुसार वो हमारी बेटी को भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, उनके साथ हमारी बेटी खुश रहेगी। इस बात पे पिता जियांग जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि आप कह सही रही हैं। सौतेली माँ कहती हैं कि वैसे मैंने झांग के परिवार से बात की है और उन लोगों को कोई भी आपत्ति नहीं है, तो मैंने कल उन्हें चाय पे बुला लिया है, वो लोग आएंगे और देख लेंगे। और वैसे भी आप तो हैं ली के साथ, तो उनके साथ ली के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। तो वो कहते हैं कि हाँ आप कह तो सही रही हैं, लेकिन इसमें हमें ली की भी यानी जियांगली की भी अनुमति लेनी जरूरी है। तो वो कहते हैं कि हाँ आप जैसा कहें वैसा ही होगा। जिसके बाद से वो कहते हैं कि मैंने कल उन्हें चाय पे बुला लिया है, कल वो दोनों आपस में देखकर एक दूसरे से बातें कर लेंगे। जिसके बाद से पिता जियांग अपने बेटी के पास होते हैं और उनकी बेटी उनके लिए चाय बना रही होती है और वो चाय बनाते हुए अपने बेटी को देख रहे होते हैं। तो बेटी पूछती है, जियांगली पूछती है पिताजी आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? वो कहते हैं कि बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, हमने तुम्हारे लिए शादी के लिए एक लड़का देखा है। तो वो कहती है कि अभी अभी मैं जैनब हॉल से लौटी हूँ, क्या अभी आप अपने आप से दूर करना चाहते हैं मुझे? पिताजी कहते हैं मजाक मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल हम चाहते हैं कि ठीक समय पर तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए और वैसे भी हम तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर रहे कि तुम्हें शादी करनी है, बस एक बार देखो, मिलो, जांचो परखो, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो मना कर देना। जिसके बाद से वो कहते हैं ठीक है पिताजी अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मुझे मंजूर है। टोंग से बात करते हुए सोचती है, मतलब बातें कर रही होती है, जहाँ पे टोंग कहती है कि आखिर जी सूरन ऐसा क्यों चाहती है, मतलब आपकी सौतेली माँ ऐसा क्यों कर रही है, आपके लिए पति क्यों ढूंढ रही है? तो वो कहती है क्योंकि वो मुझसे छुटकारा चाहती है। जिसके बाद से वो बताती है क्या तुम्हें पता है झाओ परिवार का जिन कैसा है? तो वो कहती है कि हाँ मैंने सुना है, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बहुत अच्छे विद्यमान है और महाराज से उन्हें अच्छा तोहफा भी मिला हुआ है, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरी करने से मना कर दिया। तो वो कहती है कि लेकिन मैडम, मतलब मेरी जो माता श्री हैं वो मेरे लिए इतना अच्छा पति क्यों ढूंढेगी, जरूर कुछ ना कुछ कमी तो होगा। टोंग कहते हैं क्यों ना आप दादी माँ से बात करें? तो वो कहते नहीं, अगर मैं दादी माँ से बात करूंगी और मना करूंगी तो लोग मुझे बुरा समझेंगे, इसीलिए दादी माँ अचानक से सौतेली माँ के ऊपर सारा दोष भी नहीं डाल सकती, इसीलिए हमें ही सब कुछ करना होगा। टोंग कहती है तो फिर आप क्या करेंगी? वो कहती है देखो क्या होता है। इसके बाद से हम देखते हैं कि झाओ परिवार के लोग आते हैं और ये लोग सम्मान करते हैं, मतलब हाँ प्रणाम करते हैं। जिसके बाद से जो झाओ परिवार की महिला होती हैं वो कहती हैं कि दूसरी महिला जियांग सच में वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये भी मतलब सुंदर लग रहा था, लड़का हैंडसम तो है ही है। अब ये लोग बातें करते हैं, जहाँ पे सौतेली माँ कहती है कि आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो क्यों ना आप जाके जियांगली से अकेले में बात कर ले। तो यहाँ पे झाओ परिवार का जो लाडला मतलब लड़का जो भी होता है वो उठता है और लड़का और दूसरी महिला जियांग को लेकर अपने साथ जाते हैं, मतलब ये दोनों अकेले में बात करने के लिए जाते हैं। हम सौतेली माँ की बातें सुनते हैं। सौतेली माँ मंत्रा से बातें कर रही होती है, जहाँ पे वहाँ उन्होंने बताया था कि झाओ परिवार जो है वो काफ़ी समय से कठिनाइयों का सामना कर रहा था। एक बार इनके बेटे से कोई गलती हो गई थी जिससे बाहर निकलने के लिए इन्होंने हमारे पति की मदद मांगी थी और मेरे पति ने उनकी मदद तो की थी,
थी, इस वजह से ये लोग हमारे परिवार के अधीन है। और जियांगली ना चाहते हुए भी अगर इस घर में उसकी शादी हो जाए तो जियांगली उनके अधीन रहेगी, मतलब वो ज़्यादा उड़ेगी नहीं, उड़ने की कोशिश नहीं करेगी। आगे हम देखते हैं कि दोनों लड़का लड़की जाके आपस में बातें करते हैं, जहाँ पे मिस्टर झाओ देते हैं मिस जियांगली को एक तोहफा, कहते हैं कि मैंने आपके लिए तैयार किया है ये फेस पैक। अब वो देखते हैं, कहते हैं कि अच्छा, तो वो कहते हैं कि हाँ, ये पर्पल चमेली से बना हुआ है, ये आपके चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद से हम कहानी बता दें तो मिस्टर झाओ कहते हैं कि देखिए, मैं आपसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे परिवार को एक वंश चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप उनसे शादी करें और मेरे वंश को आगे बढ़ाएं। मेरे परिवार चाहता है, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जिसके बाद से जियांगली कहती है, लेकिन आपको पता है ना कि लड़कियाँ शादी इसलिए करती है ताकि अपने बड़े परिवार में जाएं और अपने मान प्रतिष्ठा को और ज़्यादा बड़ा बना सके। तो वो कहते हैं कि लेकिन आपके लिए मेरे अलावा कोई दूसरा लड़का नहीं मिलेगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि आप इतने सालों से जिनाब हॉल में रही हैं और आपका मान प्रतिष्ठा तो गिरा हुआ है। आपके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है कि आपने अपनी सौतेली माँ और उनके भाई को, मतलब अपने सौतेली माँ को मारने की कोशिश की, उनके बेटे को मार डाला। इसके बाद से आपका मान प्रतिष्ठा इतना अच्छा तो है नहीं कि किसी बड़े परिवार का आपके लिए रिश्ता आएगा। तो आपके लिए मैं ही नंबर 1 हूँ, तो आप मुझसे शादी कर लीजिए और मेरे परिवार के वंश को आगे बढ़ाइए। मिस जियांगली को बातें समझ में आती है। उसके बाद से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहते हो, क्योंकि तुम बूढ़े हो रहे हो। उसके बाद से मिस जियांगली बताती है, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी एक प्रेमिका है जिसे तुम शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो तुम्हारे परिवार के मान प्रतिष्ठा के वो उस पर ना खरी नहीं उतरी है। इसीलिए तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करूं और तुम अपनी प्रेमिका के साथ गुलछड़े उड़ा सको। यहाँ पर मिस्टर झाओ का चेहरा तो देखने लायक हो जाता है, मतलब उनका चेहरा मुरझा जाता है। वो समझ जाते हैं कि इन्हें मेरे बारे में बताया। वो कहती हैं मिस जियांगली कि अब जाके तुम अभी शादी के लिए मना कर दो, वरना देख लेना मैं अपने परिवार वालों के साथ मिलकर तुम्हारे उस प्रेमिका से मिलने जाऊंगी। उन लोगों को बताऊंगी कि तुम लड़कियों के बारे में क्या क्या सोचते हो। जिसके बाद से क्या होगा कि तुम्हारी मान प्रतिष्ठा और भी ज्यादा नीचे हो जाएगी और तुम कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मिस्टर झाओ कहते हैं कि आपका कहने का क्या मतलब है? आप जो कुछ भी समझ रही है ना वो सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कोई प्रेमिका नहीं है। जिसके बाद से मिस जियांगली जो होती है उनसे कहती है कि देखो, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश ना करो क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा चतुर हूँ। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं खबरें लगा, मतलब किसी के बारे में पता लगाने में बहुत ज्यादा वो नहीं हो। तो उनसे धमकी देते हुए कहती है, अगर तुमने जाके मना नहीं किया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो। झाओ परिवार का क्या होगा ये तुम सोचो, तुम्हारी मान प्रतिष्ठा सब कुछ डूब जाएगी। तो अभी अभी जाओ, मतलब जब हम लोग चलेंगे तो वहाँ जाके तुम वहाँ साफ सीधा मना कर दोगे कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मिस्टर झाओ तो बिल्कुल डर जाते हैं, कहते हैं क्या तुम सच कह रही हो? उसके बाद से मिस जियांगली जो होती है वो अपना मुंह लटकाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। कहती है कि तुम एक बार सोच लो अच्छे से, तुम्हें क्या करना है, अपना दिमाग लगाओ, सोचो। जिसके बाद से मिस जियांगली वहाँ से चली जाती है। सौतेली माँ मुस्कुराते हुए कहती है कि ये दोनों लोग आपस में मिलकर आ गए तो अब शादी की बात को आगे बढ़ाना चाहिए। मिस जियांगली वहाँ पे बैठ जाती है और मुंह लटकाते हुए बोलती है कि शायद इनको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सौतेली माँ सुनती है तो इनका मुंह तो बन जाता है। जिसके बाद से मिस्टर झाओ कहते हैं अपनी माँ से कि हाँ माँ, हमें एक बार और बात करनी चाहिए शादी के बारे में, मुझे ये शादी नहीं करनी है। और सौतेली माँ का मुंह बन जाता है और जियांगली खुश हो जाती है। आगे जियांगली और टोंग को देखते हैं, जहाँ पे टोंग पूछती है कि आपको कैसे पता कि उसकी कोई प्रेमी है। तो वो कहती है कि मुझे पता चला क्योंकि मेरी एक पुरानी दोस्त थी और हमें याद आता है कि इसकी एक पुरानी दोस्त थी, मतलब ली की, जहाँ पे वो पुरानी दोस्त बताती है कि मेरा पति दिन भर बाहर शराब पीते रहता है और अपने प्रेमिका के साथ गुलछड़े उड़ाया करता है। बस वो चाहता है कि मैं उसके लिए एक बच्चा दे दूँ। और उसके बाद से टोंग से कहती है जियांगली कि ये जो पुरुष जब कहते हैं ना कि बस हमें हमारे वंश को आगे बढ़ाना है, ये पुरुष बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। जिसके बाद से टोंग कहती है तो अब आप क्या करेंगी? एक मतलब उम्मीदवार गया, इसका मतलब ये नहीं है और भी लड़के नहीं आएंगे और बहुत सारे लड़के आएंगे आपको देखने के लिए, तो इसमें क्या करना होगा? तो वो कहती है कि जियांगली कहती है कि कुछ ना कुछ तो करना होगा इस जियांगली हाउस में रहने के लिए, कोई ना कोई प्लान तो बनाना ही होगा। हम देखते हैं कि ड्यूक सू के बहुत सारे सैनिक उनके चेले चपाटों के साथ सभी लोग हमला करते हैं यांग सॉन्ग के घर पे। यांग सॉन्ग के घर पे जाके ये लोग कहते हैं कि हम मिस्टर यांग को पकड़ने के लिए आए। उनकी पत्नी कहते हैं उन्होंने कोई भी गलती नहीं की है। तो वो बताते हैं कि मिस्टर यांग के ऊपर आरोप है कि उन्होंने नमक तस्करी में लोगों का साथ दिया है और नमक तस्करी की है। यहाँ पे ड्यूक सू आते हैं और कहते हैं उनकी पत्नी से कि आप उन्हें क्यों छुपा रही हैं। वो कहते हैं कि देखो, मेरा पति हमेशा से ईमानदार रहे हैं। तो ड्यूक सू कहता है ये हमारे पास बैठिए। जिसके बाद से उनकी मतलब यांग सॉन्ग की पत्नी को अपने पास बैठा कर वो उन्हें बताते हैं कि देखिए, आपको पता नहीं होगा लेकिन उन्होंने गलती की है, लेकिन हाँ, अगर वो गलती से ना बचे और आप लोग भी उन्हें बचाते रहें और हम लोग उन्हें पकड़ नहीं पाए, हम लोग जांच तो नहीं करेंगे आपकी आज्ञा के विरुद्ध, लेकिन अगर हम लोग बच नहीं पाए और महाराज क्रोधित हो गए तो वो क्या करेंगे? वो आएंगे, यांग सॉन्ग को पकड़ के ले जाएंगे, साथ ही उनके पूरे परिवार को पकड़ लिया जाएगा और पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाएगा और वर्षों के लिए सभी को नौकर की तरह जिंदगी बिताना होगा। तो आप एक बार खुद सोच लीजिए। तो उनकी पत्नी जिसके बाद से वो इशारा कर देती है कि उस तरफ है। जब वो लोग उस तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि यांग सॉन्ग यहाँ पे फांसी लगाकर लटके हुए हैं और उन्होंने एक पत्र लिखा होता है जिसमें मतलब वो आत्महत्या का पत्र लिखे होते हैं और खुद लटक गए होते हैं। ये लोग कहते हैं ये तो हमारे साथ धोखा हुआ। जिसके बाद से हम महाराज के दरबार का सीन देखते हैं। दरबार में सबसे पहले मिस्टर कॉन्ग को देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर कॉन्ग जो होते हैं वो महाराज से माफी मांगते हैं कि हम उन अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रहे जिन्होंने लौ और नमक की तस्करी में सबका साथ दिया। ड्यूक सू कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मुझे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने थोड़ी सी देरी कर दी जाने में। जिसके बाद से महाराज कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन में हम उस नमक के अपराधियों को पकड़ नहीं सकते, तो आप इस पर और ज़्यादा ध्यान और
कड़ी सुरक्षा करे। जिसके बाद से मिस्टर सेन को बुलाते हैं महाराज और मिस्टर सेन से पूछते हैं कि मिस्टर सेन आप ये बताइए शिक्षा प्रगति कैसी चल रही है। तो वो कहते हैं कि महाराज हमने कुछ नए नियम चालू किए हैं। मतलब कुछ नए नियम को सुनकर एक जो मंत्री होते हैं वो आगे आते हैं, सामने आते हैं और कहते हैं कि महाराज नए नियमों के अनुसार मतलब जो नए शिक्षक होंगे, मतलब जो पढ़ने वाले छात्र वात्र हैं, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जियांग आते हैं, मिस्टर जियांग, और वो मिस्टर सेन का साथ देते हैं और कहते हैं कि देखिए हमेशा से इतिहास गवाह रहा है कि आगे चल के प्रगतियाँ जो होती हैं बदलती रहती हैं। मतलब शिक्षा का रूल ना बदलते रहना चाहिए। अगर रूल हम नहीं चेंज करेंगे तो वही पुरानी प्रगति के वजह, पुरानी सभ्यताओं के वजह से प्रगति करने पे रुक जाएंगे, मतलब जियांग कहते हैं। तो जिससे महाराज भी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं, और मिस्टर सेन को कहते हैं कि आप प्रगति पे ध्यान दीजिए। और नया रूल ये होगा, मतलब हर 3 साल पे एक बार परीक्षा दी जा रही होती है। तो अगर जो व्यक्ति सरकारी काम काज में आगे नहीं आना चाहता, मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहता है, तो उसे पहले ही वहाँ से हटा दिया, मतलब उन्हें परीक्षा में भाग ना लेने दिया जाए। अगर वो इच्छा रखते हैं आगे बढ़ने का, गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो सबसे पहले तो महिलाओं के शिक्षा पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद से जो पुरुष हैं उन लोगों पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इस साल परीक्षा होने वाली है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए, सबके लिए, मतलब हाँ गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात हो रही होती है कि सरकारी नौकरी कौन करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और नए जो रूल्स आए हैं उनको फॉलो किया जाए। मिस्टर सेन को कहते हैं। तो मिस्टर सेन कहते हैं जैसे जो कि अपनी घोड़ा गाड़ी से जा रहे होते हैं, तो उनका चेला चपाटा जो होता है वो कहता है कि महाराज हमें मिस्टर कॉन्ग को लेकर आना चाहिए। अगर उससे 2 डंडे मार के पूछताछ करेंगे ना तो वो सारी सच्चाई उगल देगा। वैसे भी आपको तो पता है यांग सोंग जिसकी मौत हो गई वो तो सिर्फ एक मोहरा था, असली कारगर तो यही है मिस्टर कॉन्ग है। तो वो कहते हैं कि देखो अभी तक वो स्वच्छ रहा है, मतलब वो अछूत है, अभी तक उसके ऊपर कोई भी ऐसी लापरवाही का आरोप नहीं लगाया, तो उसे हम छू भी नहीं सकते। अभी उसके बारे में बहुत कुछ पता लगाने की ज़रूरत है। तो उनका जो चेला चपाटा होता है वो कहता है कि महाराज आप कहिए तो हम उस पर निगरानी रखें और उसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े। महाराज कहते हैं कि हाँ कुछ ऐसा तो करना ही होगा। सौतेली माँ के पिताजी को देखते हैं जो कि मिस्टर कॉन्ग से मिलते हैं, उन्हें चाय पिलाते हैं और चाय थोड़ा सा गिरा देते हैं। कहते हैं कि चाय के कप में से चाय खाली होने पर हम दोबारा चाय को भर सकते हैं, लेकिन देखिए अगर इज्जत मान प्रतिष्ठा पे एक बार दाग लग गया ना तो दोबारा साफ नहीं किया जा सकता। मिस्टर कॉन्ग कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हालांकि मैं फंसने वाला था लेकिन मैं बिल्कुल भी डरा नहीं है और मैंने सब कुछ साफ कर दिया है और सब कुछ साफ सफाई से ये मिस्टर सॉन्ग पे लगा दिया है और हमारा अब कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो वो जो दादाजी या नाना जी जो भी होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो मिस्टर कॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि ये सौतेली माँ के पिताजी हैं तो हम इन्हें नाना जी कह सकते हैं। तो नाना जी अपने 2 बेटों को बुलाते हैं जिनमें एक बेटे का नाम होता है ली जिंग। तो वो ली जिंग जो होता है वो कहता है कि पिताजी हमें पता है आपने हमें इसलिए बुलाया है ताकि क्योंकि ब्यूरो के पैसे में कुछ कमी आ रही है, हमें उन्हें भरने की जरूरत है। तो पिताजी कहते हैं आपको पता है हमें क्या करना है। तो वो कहते हैं कि हाँ ए परिवार और जियांग परिवार से शुरुआत करनी होगी। नाना जी कहते हैं कि ये परिवार और जियांग परिवार दोनों ससुराल वाले हैं। तो यहाँ पे उनके बेटे कहते हैं कि हमें पता है, लेकिन आपको पता है कि उनकी मान प्रतिष्ठा बहुत ही ज़्यादा नहीं है क्योंकि जियांग परिवार में जब से हमारे बहन की मतलब आपकी बेटी की शादी हुई है उसके बाद से उनके बेटी को जब मतलब जियांग के बेटी को जब जेना भाल में भेजा गया था तब से उनके मान प्रतिष्ठा में थोड़ी सी कमी आ गई। और दूसरा बेटा ली लियांग कहता है कि जहाँ तक रहा ए परिवार की बात, वो धनी हो सकता है लेकिन उनके भी प्रतिष्ठा में कमी है क्योंकि 2 साल पहले ए परिवार ने अपने बेटे ये जिक्सी को हमारे साथ पढ़ाने के लिए और इंपीरियल अकेडमी में लाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे उनके पिताजी कहते हैं कि अगर तुम्हें पता था तो तुमने पहले ऐसी चाल क्यों नहीं चली, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। तो ये लोग कहते हैं क्योंकि ये सीजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहंकारी है और हमें सही अवसर नहीं मिला। जिसके बाद से नाना जी जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है अब तुम लोग इस काम में आगे बढ़ो और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक करूंगा। तो ये लोग कहते हैं हाँ पिताजी जैसे। आगे हम मिस मॉर्निंग को देखते हैं जो कि मिस्टर सेन के साथ दारू वारू पी रही होती है। कहते हैं कि लो शराब पियो। जिसके बाद से कहते हैं कि टोस्ट करो क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि महाराज ने तुम्हें दोनों स्कूलों का काम सौंपा है कि तुम दोनों स्कूलों के परीक्षा का निरीक्षण करोगे। तो वो कहते हैं कि हाँ महाराज ने मुझे ये काम दिया है तो मैं बड़े ही ईमानदारी के साथ ये कार्य करूँगा। और क्योंकि दोनों मतलब स्कूलों में बहुत सारे छात्र हैं जो कि अच्छे भी हैं, बहुत सारे छात्र हैं जो कि बुरे भी हैं, तो मैं अच्छे तरीके से निगरानी करूँगा और सिर्फ अच्छे छात्र होंगे जो कि निकल के उभर के आएंगे। जहाँ पे राजकुमारी कहती है कि राजकुमारी कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें क्या करना चाहिए कि कुछ लोगों का गुट बनाना चाहिए, मतलब 2 गुटों में मिलकर काम करें जिसमें से जो अच्छा गुट निकलेगा, मतलब जो बहुत ही भयंकर और अच्छा ईमानदार होगा उन लोगों को हम आगे रखेंगे। तो यहाँ पे वो कहते हैं नहीं हम गुट बनाकर परीक्षार्थी का परीक्षा नहीं ले सकते क्योंकि इसमें पता है क्या होगा, जो कि अच्छे परीक्षार्थी हैं वो पीछे रह जाएंगे और गुट बनाने से क्या होगा कि एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के मन में द्वेष हो जाएगा। तो हम किसी अच्छे परीक्षार्थी को उसमें से नहीं निकाल सकते, मतलब हम दोषपूर्ण परीक्षार्थियों को नहीं निकाल सकते, मतलब ये बताते हैं कि ये दोष रहित है। तो जहाँ पे ये राजकुमारी कहती है कि हाँ तुम बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ईमानदारी से कार्य करते हो, लेकिन तुम जब मैं कुछ भी कहती हूँ ना तुम मेरी बातों को काट देते हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो एक काम करो घुटने टेको। तो यहाँ पे मिस्टर सेन कहते हैं क्या मतलब है आपका। तो वो कहते हैं मैंने कहा घुटने टेको। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड के लिए कमेंट कर देना।
टाटा बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना। हाँ मालूम है थोड़ी सी देरी हो जाती है कभी कभी, उसके लिए माफ़ कर देना। बाय बाय।